A very good morning to all of you my students। देखिए एग्ज़ाम्स के बारे में अभी श्योरिटी नहीं है कि कब से एग्ज़ाम्स होंगे। कुछ कहते हैं कि 20 दिसंबर को होंगे, कुछ कहते हैं ये और आगे पोस्टपोन होंगे। सो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो जो भी सिचुएशन है, हम कुछ 10-12 क्वेश्चंस, मैं ये सोच रहा हूँ कि 10-12 क्वेश्चंस मैं आपको एक लेक्चर सीरीज़ प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप उनको सुन के अपना जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर सकें। और मैं आपको एट द एंड आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा, 12-13 क्वेश्चन, और इनवेरिएबली पेपर उसी में से आएगा। तो आप धैर्य रखें। जो भी आपको लेक्चर दिया जा रहा है उसको आप ध्यान से सुने और अपने किताब लेकर उस लेक्चर के हिसाब से तैयारी करें। देखिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नवपाषाण काल के बारे में। एक क्वेश्चन जो हमने ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस किया था वो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को लेकर था, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो वो ऑफलाइन क्लास में हमने पूरा कर लिया था। अब जो आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो पाषाण काल के ऊपर है। हम पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को छोड़ देते हैं क्योंकि वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि नवपाषाण काल है, और थोड़ा थोड़ा मैं उनके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो देखिए पाषाण युग एक ऐसा युग था, एक ऐसा समय था कि जब मनुष्य असभ्य और बर्बर था, आदि मानव का काल। और पाषाण माने पत्थर, यानी उस समय पत्थरों के औजार, पत्थरों के हथियार बनाए जाते थे। और मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए इस समय को प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया। प्राग ऐतिहासिक काल वो समय था कि जब मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था। तो हमें जो इसमें पढ़ना है नवपाषाण काल के बारे में, कि नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, या नवपाषाण काल से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर आता है। तो आज हम नवपाषाण काल की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और नवपाषाण काल के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आप जानते हैं कि नवपाषाण यानी नया युग। ऐसा माना जाता है कि जो पाषाण काल था वो लगभग 2.5 लाख ईसा पूर्व से शुरू होता है। 2.5 लाख ईसा पूर्व से और लगभग 4,000 ईसा पूर्व तक का जो काल है, या कुछ इतिहासकार कहते हैं 2,000 ईसा पूर्व तक का जो काल है, वो पाषाण काल है। इसमें से पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को निकाल दीजिए। नवपाषाण काल जो है वो 10,000 से और 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। इसमें मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। मनुष्य के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिसके कारण इस काल को नवपाषाणिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्रांति का मतलब ये होता है कि जो पूर्व प्रचलित व्यवस्थाएं हैं, जब उनको बदल दिया जाता है या वो बदल जाती हैं, तो ऐसे समय को हम क्रांति बोलते हैं। तो देखिए नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ। एक तो चेंज ये आया कि मनुष्य अब खाद्य उत्पादक बन गया। ये आप जानते हैं कि जब मनुष्य अपने आदिकाल में था तो मनुष्य विकसित अवस्था में नहीं था, उसका खुद भी पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ था। वो अभी होमो सैपियंस सैपियंस नहीं बना था। अभी वो भी विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजर रहा था। उसके भी अलग अलग नाम हैं, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, क्रोमैग्नॉन मैन, निएंडरथल मैन। उसने भी विभिन्न चरणों में जो है अपने आप को पूर्णतः विकसित किया। और पहले मनुष्य खाद्य उत्पादक नहीं था, वो जंगलों में भटकता था, इधर से उधर घूमता था खाने की तलाश में, खाना बदोशी जीवन था। लेकिन अब उसको नवपाषाण काल में वो खाद्य उत्पादक बन गया। उसके मस्तिष्क का धीरे धीरे विकास हुआ। उसने देखा कि किस तरह से कोई पौधा है, उसमें से जो उसके सीड्स हैं, उसके जो बीज हैं वो नीचे गिरते हैं। वो पौधा जो विकसित होता है उसके बीज नीचे गिरते हैं, उनसे फिर नए पौधे निकल आते हैं। तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो जो पौधा है वो कैसे उगता है, वो बीजों के माध्यम से उगता है। तो उसने क्या किया, बीज इकट्ठे करने शुरू कर दिए और समय समय पर उन बीजों को वो धरती में गाड़ दिया करता था, बोया करता था। और उसमें फिर धीरे धीरे उसमें समझ आ गई कि उसमें पानी डालो तो वो और बेहतर जो है विकसित होता है।
तो इस प्रकार से अब वो खाद्य उत्पादक बन गया, उसने फसलों को उगाना आरंभ कर दिया। अब देखिए फसलों को जब वो उगाएगा तो स्वाभाविक रूप से उसको उस फसल की देख रेख भी करनी होगी, उसमें पानी डालने के लिए, उसको जंगली जानवरों से बचाने के लिए कि कोई पौधा ना खा जाए। तो इसलिए अब उसका जो जीवन था वो स्थायी हो गया। स्थायी का मतलब ये नहीं है कि सारे जो लोग थे वो एक जगह पर रहने लग गए। इसका मतलब ये है कि अब मनुष्य ने स्थायी रूप से रहना भी शुरू कर दिया। कुछ लोग घूमते भी रहे खानाबदोश, यूँ तो आज भी खानाबदोश लोग हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो मतलब ये है कि अधिकांशतः लोगों ने मतलब अब कृषि करना सीख लिया था और अब उसका जो जीवन था वो स्थायी हो गया था। और अब जब उसका जीवन स्थायी हुआ तो उसकी ज़रूरतें बढ़ी। कहने का मतलब ये है कि पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में तो वो कहीं अगर उसे सर्दी लगती थी तो गुफा में चला जाया करता था सर्दी से बचने के लिए, या बारिश होती थी, बारिश से बचने के लिए वो पेड़ों की शरण ले लेता था या कहीं कहीं गुफाओं में रुक जाता था। लेकिन अब उसने स्थायी रूप से एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया। तो अब उसने झोपड़ियाँ बना ली अपनी, घास फूस की झोपड़ी जैसे भी है, टेम्परेरी जो अरेंजमेंट्स है उसने कर लिए। यहाँ तक कि उसने पशुओं की खाल का भी प्रयोग किया जो तंबू बनाने के लिए। तो इस तरह के हमें जो है साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम बात करें नवपाषाण काल की, तो हमें मेहरगढ़ जो आज के पाकिस्तान में है, उस समय तो भारत था, मेहरगढ़ से, बलूचिस्तान से, बेलन घाटी से, सोहन घाटी से, कश्मीर में बुर्ज़होम, गुफ कराल से बहुत से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो कि नवपाषाणिक साक्ष्य हैं। तो देखिए अब पहली बात तो ये कि वो खाद्य उत्पादक हो गया, उसने कृषि का प्रारंभ कर दिया, उसको अब समझ आ गई क्योंकि उसका मस्तिष्क भी पहले की अपेक्षाकृत अधिक विकसित हो गया था। और देखिए दूसरा जो एक चेंज आया उसके जीवन में कि वो जंगली जानवर जो पहले उसको दुश्मन नज़र आते थे, जिनका वो कच्चा मांस खाया करता था, अब वही जानवर उसको दोस्त भी नज़र आने लगे। जैसे उसने कुत्ते को पालना शुरू कर दिया, शिकार में वो बहुत मदद किया करता था कुत्ता, और विभिन्न पशुओं से, चाहे वो दूध के लिए, चाहे जैसे गाय का वो प्रयोग करता था, और भेड़ का ऊन निकालने के लिए वो प्रयोग करने लग गया। तो इस प्रकार से उसने पशुओं को पालना भी आरंभ कर दिया। तो अब उसने एक तो कृषि का जब आरंभ किया था तो उसने भोजन उत्पन्न करना शुरू किया। अब उसको केवल कच्चा मांस खाने की ज़रूरत नहीं थी, अब वो जो है रोटी वगैरह वो बनाने लग गया, वो अन्न का उत्पादन करने लग गया और विभिन्न फसलें उगाने लग गया। साथ साथ उसने जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया जो उसे लगता था कि उसके लिए उपयोगी रहेंगे। और पशुओं से फिर वो दूध और मांस, ऐसा नहीं कि उसने भोजन बनाना सीख लिया था तो वो मांस नहीं खाता था, मांस अभी भी खाता था, लेकिन उसके पास भोजन उत्पन्न करने का भी हुनर अब आ गया था। फिर मैंने बात की कि अब जो है उसने झोपड़ियाँ बनानी शुरू कर दी थी क्योंकि हमें बुर्ज़होम और गुफकराल से गढ़तावास मतलब गड्ढों में वास, कि वो गड्ढों में उसने अपने निवास स्थान उसने रहना शुरू कर दिया था। इस तरह के हमें झोपड़ियाँ ये प्राप्त हुई हैं विभिन्न स्थानों से जिनके मैंने नाम लिए। और ऐसे ही ग्राम्य जीवन का उदय हुआ। आप देखिए कि जब परिवार, जैसे एक परिवार आया, उसने एक जगह पर अपनी झोपड़ी बना ली, तो नेचुरली उसने जो झोपड़ी बनाई ये सोच समझ के बनाई, जहाँ पर पानी की उपलब्धता है, जहाँ पर और जो मिट्टी जो है उपजाऊ है, जहाँ पर वो आसानी से खेती बाड़ी कर सकता है। तो और लोगों ने भी झोपड़ियाँ बनानी शुरू कर दी और परिवार भी आके बस गए। और जब वो परिवार आए तो फिर धीरे धीरे ग्राम्य जीवन का उदय है, क्योंकि परिवारों के समूह से ही तो जो है ग्राम का निर्माण हुआ, ग्राम बना, गांव बना। इसके बाद हम बात करते हैं खान पान की। तो देखिए अभी तक तो वो जंगली फलों पर निर्भर था, कंदमूल के फल खाया करता था या कच्चा मांस खाया करता था। पर अब उसने
अन्न उगाना शुरू कर दिया, तो अन्न को तो वो पकाकर खाया करता था, साथ साथ उसने मांस को भी पकाकर खाना शुरू कर दिया, क्योंकि असभ्यता से सभ्यता की ओर अब वो अग्रसर हुआ। शुरू में तो वो अनाज को भून कर खाता था, लेकिन बाद में फिर उसको समझ आई, तो उसने जो अन्न होता था उसकी रोटी यानी चपाती बनानी भी शुरू कर दी। गेहूँ, चावल, चना, मक्का, मटर, जौ, दाल, सब्जी, फल, इनका वो प्रयोग करने लग गया। और इसके अतिरिक्त वो अपने भोजन में दूध, दही, मक्खन, इनका प्रयोग भी किया करता था। अच्छा, एक जो और आप सोचते होंगे कि अमूमन ये पढ़ाया जाता है कि नवपाषाण काल में ही अग्नि का आविष्कार हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अग्नि का जो आविष्कार था वो तो मनुष्य ने आरंभ में ही कर लिया था, पूरा पाषाण काल में कर लिया था, लेकिन उसका व्यापक प्रयोग नहीं होता था। नवपाषाण काल में परिवर्तन ये आया है कि अब उसका व्यापक प्रयोग होने लगा। पहले तो वो जंगली जानवरों से बचने के लिए भी जो है अग्नि का प्रयोग किया करता था। अपने आप को ठंड से बचाने के लिए भी अग्नि का प्रयोग किया करता था। अब उसने व्यापक रूप से भोजन पकाना शुरू कर दिया। अब वो कच्चा मांस नहीं खाया करता था, वो मांस को भून कर खाया करता था, उसको पका कर खाया करता था। इसी तरह से वो अपने जो अन्न है या जो और जो चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, वो अब वो गर्म करके खाने लगा, क्योंकि अचानक से हुई इस डिस्कवरी के कारण, जैसे ऐसे बताया जाता है, देखा तो किसने है कि जब वो किसी पशु को मार रहा होगा पत्थर से, तो पत्थर नीचे लगे पत्थरों में टकराया होगा और वो जानवर भी मर गया होगा उस वार से, और वो जो जानवर था वो नीचे जो पत्थर से पत्थर टकराने के बाद जो चिंगारी निकली, उससे घास फूस जली होगी और वो जानवर जो उस घास में जल गया होगा, जो उसे बेहतर जो है स्वाद आया उसका। तो उसने फिर वो आग को बनाए रखना सीख लिया और इस तरह से उसने भोजन को पकाकर खाना आरंभ कर दिया। अब जो हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल की, उसका जो आधार है वो पाषाण है, पत्थर। औजारों में परिवर्तन आया समय के साथ। पूरा पाषाण काल में औजार किसी प्रकार के थे, मध्य पाषाण काल में कुछ अलग प्रकार के थे और नव पाषाण काल में वो बहुत चेंज आया। देखिए, पूरा पाषाण काल में मनुष्य का मस्तिष्क विकसित नहीं था, तो उसके जो औजार थे वो बड़े ही भद्दे और बेढंगे थे। मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा चेंज आया और उसके औजार पहले की अपेक्षाकृत इतने बड़े नहीं होते थे, थोड़े छोटे होते थे, जिन्हें सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। और नव पाषाण काल में जो पत्थर के औजार बनाए गए, हथियार बनाए गए, वो बहुत ही नुकीले और पॉलिशदार हुआ करते थे। उन्हें घिस घिस कर जो है उन पर पॉलिश की तरह जो है वो लगते थे, जैसे पॉलिश कर रखी हो। उनको घिस घिस कर नुकीला और चमकदार बनाया जाता था और उनसे फिर ये जितने भी हथियार हम सोच सकते हैं, जैसे भाले हैं, बर्छे हैं और खुरचनी है या बेधनी है या खुरपे हैं, जो मतलब काटने छीलने के काम या उसको जो है छोटे छोटे पीसेस, जैसे खासकर मांस के पीसेस करने के जो काम में जो आ सकते थे, या जानवरों को मारने के लिए, जैसे भाले मैंने बताया, हैंड एक्स, हस्त कुठार का भी प्रयोग होने लग गया था, कुल्हाड़ों का भी प्रयोग होने लग गया था। तो ये सब चीज़ें जो है उस समय में जो शुरू हो गई थी। हथियार पहले की अपेक्षाकृत बंधे में ढंगे नहीं होते थे, बल्कि पॉलिशदार होते थे और बहुत ही अच्छे ढंग से जो है बनाए जाते थे। उनके अलग अलग टेक्निक जो है उस समय अपनाई जाने लगी। और एक और जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था मनुष्य के जीवन में, वो था पहिए का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ व्हील। ये नवपाषाण काल में ही हुआ था कि मनुष्य ने चीज़ों को ढोने के लिए, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोने के लिए, अब उसने देखा कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। यानी कोई चीज़ हम गोल गोल घुमा के उसको आसानी से, जैसे किसी चीज़ के मान लो मेज है, उसके नीचे पहिए लगे हों, तो स्वाभाविक है कि वो बेहतर ढंग से हम उसको ले जा सकते हैं। और दूसरी स्थान पर अगर पहिए ना लगे तो कैसे, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा हो गई ना। तो उसने ये ऑब्जर्व किया
कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है, घर्षण जो होता है उसमें पहियों में कम होता है, इस वजह से वो चीज़ आसानी से खिसक जाती है। तो इसका प्रयोग करते हुए उसने चाक पर बर्तन बनाने भी आरंभ कर दिए। देखिए, बर्तन बनाने की कला का भी आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। उसने विभिन्न धातुओं के और धातु से कम, मतलब धातु तो उस समय इतना नहीं, तांबे का प्रयोग बाद में शुरू हुआ, बल्कि उसने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए थे प्रारंभ में तो। और बाद में फिर जब जैसे अग्नि का आविष्कार हुआ तो उसने उन बर्तनों को आग में पकाना शुरू कर दिया। पहले तो उनको धूप में पकाया जाता था। तो बर्तन क्यों बनाए जाने लगे कि उसे लगा कि अब उसका जीवन स्थायी हो गया है। अब उसे बार बार मान लो पानी की आवश्यकता है तो उसे नदी तालाब पे जाने की जरूरत नहीं है, वो संचय कर सकता है पानी, तो उसके लिए बर्तन की जो है आवश्यकता है। तो इसलिए बर्तनों का आविष्कार हुआ, तो उसने बर्तन चाक पर बनाने सीख लिए और उनको पकाया भी जाने लगा। अब इस काल में मनुष्य में धार्मिक विश्वास भी उत्पन्न हो गए थे। धार्मिक विश्वास तो वैसे पूरा पाषाण काल में भी हो गए थे, लेकिन अब उसने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाना शुरू कर दिया था। मृतकों के साथ जो मृतक शरीर होते थे उनके साथ उसने चीज़ों को रखना, जो उसके दैनिक प्रयोग की चीज़ है उनको रखना शुरू कर दिया था। इस काल में आर्ट यानी कला का भी विकास हुआ, जैसे बल्कि पुरापाषाण काल में ही हम भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, उनमें गुफा चित्रकारी देखने को मिलती है। इस काल में गुफा चित्रकारी का तो विकास हुआ ही, साथ में मृदभांड कला जो है यानी बर्तनों पर चित्रकारी करने की जो कला है वो भी विकसित हुई। तो ये देखिए, ये सारे क्रांतिकारी परिवर्तन थे। आपने देखे कि जिस तरह से अग्नि का व्यापक प्रयोग, कृषि जीवन का आरंभ, स्थायी जीवन का आरंभ, एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया, निवास स्थान उसने बनाने शुरू कर दिए, और पहिए का आविष्कार और बर्तन बनाने की कला का आविष्कार, और औजारों में बहुत परिवर्तन, बहुत बेहतर ढंग से बनाए जाने लगे, और धार्मिक विश्वास उसके बढ़ गए, और कला का विकास हुआ, जैसे मृदभांड कला, उनको बर्तनों पर तरह तरह के चित्र बनाए जाने लगे, जैसे बारहसिंगा के चित्र ये हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ शैल चित्र भी बनाए जाने लगे, यानी गुफाओं के अंदर की जो दीवारें होती हैं उन पर विभिन्न प्रकार के चित्र, और उनके ऊपर भी और साइड में भी दीवारों पर चित्र बनाए जाने लगे। तो क्योंकि ये जीवन मनुष्य का क्रांतिकारी परिवर्तन था जीवन में, इसलिए इसको नवपाषाणिक क्रांति का नाम भी दिया गया है। तो क्वेश्चन आ जाए कि नवपाषाण काल की क्या विशेषता है, तो ये सब बातें आपको इसमें देनी है। अगले लेक्चर के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू।